नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 15 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 5 जनवरी तक 14 बैठकें। केंद्र की सभी दलों से सहयोग की अपील। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया स्थिर। रेटिंग में बदलाव नहीं, 2 साल तक विकास दर में रहेगी मजबूती। बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो के लॉन्च पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा, विमुद्रीकरण के बाद तेजी से हुआ डिजिटलीकरण। मिस्र की मस्जिद में आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 235, 100 से ज्यादा घायल। 3 दिन के शोक की घोषणा। भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने की हमले की कड़ी निंदा। और हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु। विश्व महिला युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में 3 भारतीय मुक्केबाज। नागपुर टेस्ट में 205 रन पर सिमटी श्रीलंका की पारी। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने शीतकालीन सत्र की तारीखें तय कर ली हैं। यह सत्र 15 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलेगा। सत्र के दौरान 14 बैठकें होंगी। 25 और 26 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। सीसीपीए की सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। ये सत्र 5 जनवरी तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीपीए की बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीखों को अंतिम रूप दिया गया। प्रक्रिया के मुताबिक सीसीपीए की सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। दिसंबर 15 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और जनवरी 5 तारीख तक चलेगा। और इसमें 25 तारीख को क्रिसमस का त्यौहार है और क्रिसमस त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए 26 को भी हमने छुट्टी का प्रस्तावना किया है। केंद्र सरकार ने देर से शीतकालीन सत्र बुलाने पर विपक्ष के आरोपों को भी निराधार बताया। अनंत कुमार ने कहा कि राज्यों में चुनाव को देखते हुए पहले भी ऐसा किया गया है। उन्होंने सत्र के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी पार्टियों के सहयोग की अपील की। विपक्ष से और सभी पार्टियों से हम अभी अपील भी करते हैं और इस संसद सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा करना होगा जनहित में और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी आएंगे और उसके बारे में भी हमको चर्चा करके उसको पारित करना होगा। इसलिए सबसे हम निवेदन करते हैं ये संसद सत्र सार्थक हो, शीतकालीन सत्र, वैसे सबका सहयोग रहे। इसी बीच कांग्रेस ने साफ किया है कि संसद में नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। हर समस्या जीएसटी का है और डिमोनेटाइजेशन का और जीडीपी का है और दूसरे जो भी चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है और ये जो टेररिस्ट का मामला है, पाकिस्तान ने जो सैद हाफिज को ये किया है, वैसे यानी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या को भी उठाएंगे। शीतकालीन सत्र में सरकार की कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने की कोशिश होगी। इनमें ट्रिपल तलाक और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े विधेयक शामिल हैं। अध्यादेश की जगह लेने के लिए 3 विधेयक भी लाए जाएंगे। इनमें राज्यों को मुआवजे से जुड़ा जीएसटी अध्यादेश, दिवालियापन कानून से जुड़ा अध्यादेश और भारतीय वन कानून से जुड़े अध्यादेश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बताया है। कंपनी ने BBB- रेटिंग बरकरार रखी है।
रेटिंग एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि आने वाला समय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने कहा है कि भारत की विकास मजबूत बनी रहेगी। एजेंसी ने शुक्रवार को भारत की रेटिंग जारी करते हुए यह अनुमान लगाया। कंपनी ने कहा कि 2018 और 20 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में और सुधार होगा। साथ ही विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ोतरी जारी रहेगी और राजकोषीय घाटा भी काबू में रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की आर्थिक स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। जो घाटा है, आर्थिक घाटा, वो नियंत्रण में है और उनका अनुमान है कि आगे भी नियंत्रण में रहेगा। जो विकास की गति है, वो गति उनके अनुमान से और बढ़ेगी। कंपनी ने एनडीए सरकार की नीतियों की तारीफ की है। हालांकि सरकार को उम्मीद थी कि मूडीज के बाद स्टैंडर्ड्स और पुअर्स भी रेटिंग में सुधार करेगा। S&P भी सब ओवरऑल व्यू उसी तरह से ले और सभी जो फैक्टर्स जिन पे मे बी नेक्स्ट ईयर तक स्टोरी और ज़्यादा साफ हो जाएगी। इवन ऑन फिस्कल साइड ग्रोथ स्टोरी जो टेम्पररी डिसरप्शन हुआ तो शायद S&P भी और फेवरेबल व्यू ले पाएगी। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने पिछली बार साल 2007 में रेटिंग में बदलाव किया था। पिछले सप्ताह रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 13 साल बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाकर Baa3 कर दी थी। इससे पहले विश्व बैंक की कारोबार की सहूलियत रिपोर्ट में भारत ने 30 पायदान की ऊंची छलांग लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के योनो यानी यू ओनली नीड वन डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म का कल शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई पहल की है और SBI की इस पहल से डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ ही बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार भी मौजूद थे। योनो लॉन्च के साथ ग्राहक सिंगल यूजर ID और पासवर्ड से ऑफरों, बैंकिंग और दूसरी वित्तीय सेवाओं को हासिल कर सकेंगे। पोर्टल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ग्राहकों को अधिकतम सुविधाएं मिल सके और वो न्यूनतम क्लिक करके सेवाओं का उपयोग कर सके। Make the payment, but that's a very important part of the way India is now in future going to spend its resources. I always tell my friends internationally, whom we speak in terms of and try and persuade of investing in India, that they have to really look at what India would look 10 years and 15 years from today. साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन के 5वें संस्करण का कल समापन हो गया। समापन संबोधन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सुरक्षित डिजिटल तंत्र के महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भारत को विकासशील देश से विकसित ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की क्षमता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बेहतर डिजिटल भविष्य के लिए साइबर स्पेस की सुरक्षा पर जोर दिया। दिल्ली में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित, समावेशी, लोकतांत्रिक और गतिशील साइबर स्पेस के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि डेटा की उपलब्धता, उपयोगिता, नवाचार और गोपनीयता में संतुलन कायम करने की जरूरत है। We have moved ahead from only cyber security to the security of the cyberspace, using tools of diplomacy and international cooperation. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों की निजता की रक्षा के लिए आधार के संबंध में एक मजबूत कानून बना दिया गया है और सरकार व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर काम कर रही है। I wish to assure that being an important player in the field of digital ecosystem, India very soon will come with a very robust data protection law which will recognize privacy, which will recognize the worth of individual, which will recognize digital initiative and also give innovation a big footprint. साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सम्मेलन में 139 देशों के 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत 2011 में लंदन में हुई थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को खुद चुनाव प्रचार करेंगे। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है।
सभी दलों के दिग्गज मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई केंद्रीय मंत्री 26 और 27 नवंबर को पहले चरण की 89 सीटों पर जनसभाएं और जनसंपर्क करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 29 नवंबर को अपने गृहनगर पहुंचेंगे और सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में कई चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। डेमोक्रेसी में सरकार में बैठे हुए पार्टी के ऊपर अगर प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देने का जिम्मेदारी जितना है उतना ही ऑपोजिशन में जो पार्टी है और इससे पहले सेंटर में सरकार में थे, उसके ऊपर अगर प्रश्न पूछा जाता, उसका जवाब देने का जिम्मेदारी भी वो ऑपोजिशन को बिल्कुल है। ये नहीं है कि वो ऑपोजिशन गुजरात में है और अभी केंद्र ऑपोजिशन में है। प्रश्न पूछना उनका ड्यूटी है, मगर जवाब देना उनका ड्यूटी नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रचार में जुटे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी पोरबंदर में मछुआरों के बीच पहुंचे। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो मछुआरों के लिए अलग से फिशरीज मिनिस्ट्री का गठन किया जाएगा। पोरबंदर के अलावा राहुल गांधी ने अहमदाबाद जिले में भी चुनाव प्रचार किया। जो काम किसान करता है वो काम मछुआरा करता है, और आपने मुझे कहा था कि अगर एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री हो सकती है तो मछुआरों की फिशरीज की मिनिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती है। और ये बिल्कुल सही बात है। फिशरीज की मछुआरों के लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो कठिनाइयां हैं, उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी तो हम काम करके आपको दिखाएंगे। गुजरात में पहले चरण में 9 दिसंबर को 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान होना है। इस दौर के लिए उम्मीदवारों के नाम वापसी का शुक्रवार को आखिरी दिन था। इस बीच बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इसमें दूसरे चरण के लिए 13 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें गुजरात विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पंकज देसाई का नाम भी शामिल है। बीजेपी अब तक 148 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया है। इन 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 21 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 24 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश की सिकंदरा, तमिलनाडु की डॉक्टर राधाकृष्णन नगर, पश्चिम बंगाल की साबांग के साथ अरुणाचल प्रदेश की पाक्के केसांग और लिकाबाली विधानसभा सीट शामिल हैं। शुक्रवार को जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक चारों राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 27 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी और 4 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। इससे पहले तमिलनाडु की आर.के. नगर सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना था, लेकिन एआईएडीएम के नेता के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद उपचुनाव रद्द कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में राजधानी लखनऊ समेत 25 जिलों की 6 नगर निगम, 51 नगर पालिका और 132 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। इससे पहले निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार शुक्रवार शाम थम गया। इस बीच लखनऊ में एक इतिहास बनने जा रहा है और शहर 100 साल में पहली बार किसी महिला को अपना मेयर चुनने जा रहा है। लखनऊ मेयर की सीट महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और सत्ताधारी बीजेपी सहित विभिन्न दलों ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तीसरे दौर के लिए 29 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 1 दिसंबर को होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मानिकपुर रेल हादसे की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कल सुबह वास्को डी गामा पटना एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसमें 3 लोगों की जान चली गई जबकि 9 लोग जख्मी हुए। रेलवे के लिए शुक्रवार हादसों का दिन रहा। कहीं ट्रेन बेपटरी हुई तो कहीं इंजन डब्बों से अलग हो गया। सबसे पहले चित्रकूट जिले के मानिकपुर जंक्शन के पास वास्को डी गामा पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। सुबह 4:18 पर ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 9 यात्री जख्मी हुए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मानिकपुर हमारा जस्ट जबलपुर डिवीजन के बाद हमारा अलावा डिवीजन में जस्ट पड़ता है,
इस स्टेशन पे गुजरते समय उसके 13 डब्बे बल्कि पटरी से उतरे और उस समय हमारी ट्रेन की स्पीड करीबन 96 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। प्रथम दृष्टया जो बात आई है, पहले वहां कुछ रेलवे के अधिकारी और हमारे जीआरपी के लोगों ने बताया था कि संभवतः ट्रैक फ्रैक्चर होने की वजह से हो सकता है हादसा। एक और बात, जब पैसेंजर्स से जब बात की गई, वहां अधिकारी जब थे तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगा जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगा और इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण पीछे का जो ट्रेन का हिस्सा था वो डिरेल हुआ। दूसरा हादसा ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में हुआ, जहां कोयले से लदी पारादीप कटक मालगाड़ी बेपटरी हो गई और 14 डिब्बे ट्रैक से उतर गए। रेलवे ने अधिकारियों को जांच समिति गठित करने और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या में हर दिन 3 लाख की कमी आई है। ऐसा 10 अक्टूबर को किरायों में बढ़ोतरी के बाद हुआ है। आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ, सितंबर में मेट्रो में हर दिन औसत 27,40,000 यात्रियों ने सफर किया। अक्टूबर में यह संख्या गिरकर 24,20,000 प्रतिदिन पर आ गई। इस तरह सफर करने वालों की संख्या में करीब 11% की कमी आई है। सबसे व्यस्त ब्लू लाइन में मुसाफिरों की संख्या करीब 30 लाख घटी है। येलो लाइन में यात्रियों की संख्या 19 लाख घटी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल दिल्ली में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुलाकात के दौरान रिश्तों को विस्तार देने पर जोर दिया गया। रानिल विक्रमसिंघे ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल फिल्म पद्मावती के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से फिल्म का विरोध करने वालों को ताकत मिलती है। याचिका में एक समिति बनाने की मांग की गई थी जो ये देखती कि कहीं इसमें ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो सेंसर बोर्ड के पास जाएं। फिल्म से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में गुजरात सरकार को जवाब के लिए 6 हफ्ते का और समय दिया है। कोर्ट ने पूछा था कि सजा पाए गए पुलिस वालों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने कुछ और वक्त की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। वहीं बिल्किस बानो के लिए मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई को 12 दोषियों की सजा बरकरार रखी थी, जबकि 6 पुलिस वालों और चिकित्सकों को दोष मुक्त करने के फैसले को पलट दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विधि दिवस पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीति निर्माता, कानूनी विशेषज्ञ और अन्य हितधारक आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र की चुनौतियों और दूसरे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने शुक्रवार को जम्मू में कश्मीरी पंडित विस्थापितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। करीब 60,000 कश्मीरी पंडित परिवार 1990 में घाटी में अशांति के बाद से पलायन कर गए थे, जिनमें से ज्यादातर परिवार जम्मू में पनाह लिए हुए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि नोटबंदी के बाद घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में 90% तक की कमी आई है। इधर सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में जंगल वाले इलाके से लश्कर-ए-तैयबा के एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया। सेना और पुलिस के संयुक्त जांच अभियान के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। आतंकवादी से पूछताछ की जा रही है और उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से 12 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि इन्हें भैरामगढ़ के जंगलों से कल पकड़ा गया। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। इनमें से 9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित था। ये आरोपी पुलिस पर हमले से आईईडी लगाने जैसे मामलों में वांछित थे।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि एकता और अखंडता भारत की ताकत है। उन्होंने नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। आए हुए बच्चों ने द कम्युनल हार्मोनी कैंपेन वीक के मौके पर उपराष्ट्रपति के फ्लैग स्टिकर भी लगाया। उपराष्ट्रपति ने बच्चों से कहा कि हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राज्यसभा के पूर्व महासचिव विवेक कुमार अग्निहोत्री की किताब का विमोचन भी किया। डेयरिंग डेमोक्रेसी नाम की किताब विवेक कुमार अग्निहोत्री की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उनके जीवन के सामाजिक और पेशेवर अनुभवों का जिक्र है। विवेक कुमार अग्निहोत्री ने लंबे अरसे तक सरकार के कई मंत्रालयों में सेवाएं दी हैं। तमाम एक्सपीरियंसेस हमने रखे हैं उसमें, जिससे कि जो भी उसको पढ़ेगा, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी और भी पॉलिटिकल साइंस में जिसका इंटरेस्ट हो, उनको वो थोड़ा समझ में अच्छा आएगा और थोड़ा रुचिकर लगेगा। भारत की रक्षा नीति को नई ताकत मिली है। पाकिस्तान की सीमा के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर चीन के साथ डोकलाम विवाद पर भारत का रुख और इसे हल करने का तरीका रणनीतिक बदलाव का बड़ा उदाहरण है। शुक्रवार को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में वरिष्ठ पत्रकार नितिन गोखले की किताब पर बहस के दौरान सुरक्षा मामलों के जानकारों ने ये बात कही। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों को रक्षा मोर्चे पर दृढ़ता बरतने के निर्देश दिए हैं और विदेश नीति के मसले पर तर्कसंगत रहने के लिए कहा है। The kind of institutions that we have built, some of them are very old. They require a big dose of reforms. And in some institutions where we have started reforms, the reforms are slowed down. So those who take decisions and come out with flying colors, they look even greater than otherwise they would have been. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि रिहाई के बाद हाफिज सईद सीमा पार में आतंकियों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अधिकारी के मुताबिक अगर आतंकी दुस्साहस दिखाएंगे तो उन्हें पहले की तरह माकूल जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि हाफिज सईद जैसे आतंकी कश्मीर पर कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को रिहा करने पर अमेरिका ने सख्त ऐतराज जताया है। अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार से उसे फिर से हिरासत में लेने को कहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि जिन अपराधों का आरोप है उनमें हाफिज को सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले भारत और अमेरिका के ऐतराज को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान सरकार ने सईद को रिहा कर दिया था। गुरुवार आधी रात को नजरबंदी की मियाद खत्म होने के बाद उसे रिहा किया गया। आतंकवादी गतिविधियों में भूमिका को लेकर अमेरिका ने हाफिज सईद के ऊपर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। वो जनवरी से नजरबंद था। भारत ने उसकी रिहाई पर सख्त ऐतराज जताया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर गंभीर नहीं है। नेपाल संसद और विधानसभाओं के ऐतिहासिक चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। नेपाल के चुनाव आयोग ने मतदाताओं की हर सुविधा का ख्याल रखने का भरोसा जताया है। चुनाव के पहले चरण के लिए रविवार यानी 26 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 32 जिलों में नेपाली संसद के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा की 37 और विधानसभाओं की 74 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग का मुख्य जोर इस बात पर है कि चुनाव में मतदाताओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जाएं। नेपाल ने आज से भारत और चीन से लगी सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। 3 लाख से ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। 2015 में नेपाल में नए संविधान को स्वीकार किया गया था। इसमें पूरे देश को 7 प्रांतों में बांटा गया था। अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने मिस्र के उत्तरी प्रांत सिनाई में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को भयावह और कायराना करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 235 लोग मारे गए जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। इस बीच राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इस घटना पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और सुरक्षा हालात की समीक्षा की। बाद में एक बयान में उन्होंने कहा कि आतंकवादियों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब मिस्र के लोग पहले से भी ज़्यादा मजबूती से आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के हटाए जाने के बाद से इस इलाके में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है।
कुछ दिनों पहले ही मिस्र के सैनिकों को भी निशाना बनाया गया था। इस बीच मिस्र सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। वहीं एफएल टावर समेत दुनिया की कई इमारतों की रोशनी गुल करके मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। और अब बात खेलों की। नागपुर टेस्ट के पहले ही दिन भारत ने श्रीलंका पर शिकंजा कस दिया। श्रीलंका के सस्ते में निपटाने के बाद भारत ने पहली पारी में 1 विकेट खोकर 11 रन बना लिए हैं। 7 रन के निजी स्कोर पर सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को लाहिरू गमागे ने बोल्ड कर दिया। खेल खत्म होने पर मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर थे। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज बेबस नजर आए। श्रीलंका की पहली पारी 205 रनों पर सिमट गई। अश्विन और जडेजा की फिरकी के साथ ही तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की गेंदबाजी भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली बन गई। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए और जडेजा और ईशांत शर्मा ने 3-3 विकेट हासिल किए। श्रीलंका की ओर से कप्तान दिनेश चंदीमल ने सबसे ज्यादा 57 और सलामी बल्लेबाज करुणा रत्ने ने 51 रनों की पारी खेली। बारिश से बाधित कोलकाता में हुआ पहला टेस्ट रोमांचक उतार चढ़ाव के बाद ड्रॉ रहा था। कोई भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। शुक्रवार को पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जापान के अकाने यामागुची को मात दी। सिंधु ने 36 मिनट तक चले सीधे गेमों में 21-12, 21-19 से मुकाबला जीता। सेमीफाइनल में आज सिंधु का मुकाबला थाईलैंड की रचानो किंतानोन से होगा। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक 5 बार भिड़ंत हो चुकी है। बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय की देखरेख में आयोजित सरस मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लोगों को देश भर के शिल्पकारों और कारीगरों के हस्तनिर्मित वस्तुएं खरीदने का मौका मिल रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा आम पापड़, चॉकलेट और आंवला कैंडी, ये सारा सामान छत्तीसगढ़ के बस्तर से लाया गया है, जिसे सरस मेले में खूब पसंद किया जा रहा है। इसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बेहद कम कीमत पर तैयार किया है। बस्तर क्षेत्र से आए हैं सर, और यहाँ पे सरस मेला में काफी मुनाफा हो रहा है। मेले में गुजरात से लाए गए खादी के कपड़ों की भी धूम है। साड़ियाँ और कुर्ते लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। सरस मेले में देहात से जुड़ी प्रतिभाओं को भरपूर तरजीह मिल रही है। ग्रामीण इलाकों से पहुंचे उत्पादों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। गुजरात का है, बहुत फेवरेट है। बंदेज है, ये सब बंदेज वाले आइटम है। वो दिल्ली के, हाँ, ये खादी कॉटन है, सूट मटेरियल है हमारे पास। बंदेज का है और वाली पेंटिंग है, सब पेंटिंग मिल जाएगी। खास बात तो है कि चलो खादी का बहुत अच्छा लगा। खादी का स्टॉल देख के, जूट का देख के, जो हमारा जो अपना माने देश का जो ये है वो उसको बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। व्यापार मेले के तहत राजधानी दिल्ली में पिछले 20 सालों से सरस मेले का आयोजन हो रहा है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कुशल कारीगरों को यहाँ बड़ा व्यापारिक मंच प्रदान किया जाता है। साथ ही लोगों को शिल्पकारों और कारीगरों द्वारा बारीकी से तैयार की गई वस्तुएं खरीदने का मौका मिलता है। इस मेले की देखरेख ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। अगर आपको ग्रामीण कलाकारों की दस्तकारी और शिल्पकारी देखनी है तो व्यापार मेले के सरस मेले में आना होगा। यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए ग्रामीण कलाकार हाथ से बनाई हुई वस्तुओं और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान को बेहतर दामों में उपलब्ध करा रहे हैं। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी की आज पुण्यतिथि है। कथक नर्तक सुखदेव महाराज की बेटी सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था। उनका नाम कथक नृत्यांगना के रूप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो जिस मुकाम पर थी वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। उनकी कला से नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर भी बेहद प्रभावित थे और उन्हें कथक क्वीन के नाम से सम्मानित किया था। फिल्मों में इस विधा को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। सितारा देवी के नाम पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी और कालिदास जैसे कई सम्मान हैं। आज ही के दिन 2014 को सितारा देवी का मुंबई में निधन हुआ था। और अब आखिर में हेडलाइंस। पंद्रह दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 5 जनवरी तक 14 बैठकें। केंद्र की सभी दलों से सहयोग की अपील।
स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया स्थिर, रेटिंग में बदलाव नहीं, 2 साल तक विकास दर में रहेगी मजबूती। बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो के लॉन्च पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, का विमुद्रीकरण के बाद तेज गति से हुआ डिजिटलीकरण। मिस्र की मस्जिद में आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 235, 100 से ज्यादा घायल। 3 दिन के शोक की घोषणा, भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने की हमले की कड़ी निंदा। और हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु, विश्व महिला युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में 3 भारतीय मुक्केबाज। नागपुर टेस्ट में 205 रन पर सिमटी श्रीलंका की पारी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।